अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ ब्रेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को लज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाने वाले और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी करने वाले जज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने मिसकंडक्ट साबित होने पर उन्हें आज मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। गो कि अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन जिन केसेस में उनकी बरतरफी के हवाले से हमने देखा कि उन्होंने फैसले भी दिए हैं, वो जो केसेस उन्होंने जिन पर अपना फैसला सुनाया, कि अगर हम उन फैसलों के हवाले से बात करें तो क्या आने वाले दिनों में आज की बरतरफी का फैसला उन केसेस पर असरअंदाज होगा और क्या वो केसेस को दोबारा सुना जाना चाहिए। प्रोग्राम में हम पहले सेगमेंट पर इस टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि हम किसी बैरून क़ुव्वत से इमरान खान को हटाने का मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि पीटीआई से कह रहे हैं कि नए लीडर का इंतखाब करे। मतलब ये कि पीएमएलएन अभी भी -1 के फॉर्मूले के तहत अपनी सियासत कर रही है और जिस तरह से वो पीटीआई से -1 होने की बात कर रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, क्या ये एक गैर जमहूरी रवैया है और उसमें क्या खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून संजीदा है भी। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम शामिल करेंगे असद उमर साहब का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर एक एतबार से देखा जाए तो कोरोना केसेस की तादाद खासी कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन अगर वो बात करें सिंध की तो वहां पर उनका ये कहना है कि सिंध में केसेस उस तरह से कम नहीं हो रहे कि जिस तरह से बाकी शहरों और दीगर सूबों में हो रहे हैं। तो क्या वाकई सिंध परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस कोरोना के मामले में, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब एनबीसी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के उस फैसले के हवाले से बात करते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को लज़ीज़िया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की निगरानी में हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने इस फैसले की मंजूरी दी और जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जो कि आपको भी याद। लेकिन वीडियो स्कैंडल के हवाले से एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर देने के फैसले के हवाले से अब के नवाज शरीफ के केसेस को दोबारा सुने जाना चाहिए, ये एक अहम नुक्ता है। नासिर चौथाई साहब, स्टार्टिंग विद यू, बताइएगा जिस तरह से आज का फैसला आया, आप समझते हैं कि ये फैसला जो है वो माजी के 2 फैसलों पर नजरअंदाज हो सकता है और उस तनाजुर में मियां साहब के दोनों केसेस दोबारा से सुने जाने चाहिए? देखिए, 7 जजों की इंतजामी कमेटी होती है लाहौर हाई कोर्ट की और उसका ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है और उस फैसले से साबित हुआ कि जज बेईमान था, रिश्वतखोर था, शराब पीता था, तमाम शरई मेरा ख्याल है अल्लाह माफ़ करे कमज़ोरियाँ मौजूद थी और ज़ाहिर है जब ये कमज़ोरियाँ मौजूद हो तो भी जज मुनसिफ नहीं रहता, काजी नहीं रहता, वो एक आम सा स्ट्रीट बॉय बन जाता है। तो वही सूरत हाल थी। अगर फैसला पढ़ें आप दोबारा, फैसला नहीं वो गुफ्तगू दोबारा सुने आप, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे बड़ा मज़ा आया था कि सारंगी के तार अगर टाइट कर दें आप तो क्या होता है, लूज़ कर दें आप तो क्या होता है। मैं तार लूज़ छोड़ रहा हूँ ताकि आप टाइट करा सकें बाद में। तो ये एक अलमिया था हमारे लिए, हमारी अदलिया के लिए, क्योंकि इस जगह से जज आगे जाते हैं, सेशन से हाई कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर चीफ जस्टिस बनते हैं और फिर फैसले भी करते हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक था और इसका नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरफ करके उनको लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया कि जी आप फैसला करें, इंतज़ामी कमेटी आप हैं। अब सूरत ये है कि 2 फैसले इन्होंने दिए, दोनों फैसले मशकूक करार पाए इस फैसले के बाद कि इनको बरतरफ भी कर दिया गया और इन पर साबित भी हो गया इल्ज़ामात। दोनों मशकूक करार है, अल-अज़ीज़िया वाला और एक दूसरा और भी है। तो अब ये गालिबन मुस्लिम लीग नून जाएगी कोर्ट में, कौन जाएगा जाके अपील करेगा कि जज बेईमान था, इसने बेईमानी की है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि बेईमानी किसने कराई, किसने वीडियो शूट की, वो कौन लोग थे, उन लोगों का क्या बयान था, FIA ने बयान लिए हैं उनके भी, क्या बयान थे, सब कुछ है। लेकिन ये तय है कि ये फैसले रिव्यू में जाएंगे। सही
जनरल साहब, इंतहाई अहम फैसले जिसकी बिना पर साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा हुई, डिसमिस हुए वो। अब जिस तरह से आज ये बरतरफी का मामला है, आप समझते हैं कि उनके उन फैसलों को एक बार फिर से सुना जाना चाहिए, उन केसेस को? सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस भेजा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो इसको देख के फैसला करें कि इनको इन केसेस को दोबारा सुना जाना या चाहिए या नहीं। तो इन हालात में वो फैसले मशकूक हैं, सो नेचुरली अगर वो किसी इंडिपेंडेंट जज को दिए जाएं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मियां साहब दोनों केसेस में सजा याफ्ता हो जाएं, क्योंकि जो केस ज्यादा मजबूत था इस जज ने उसको छोड़ दिया था, उसमें इनको बरी कर दिया, और जो निस्बतन कमजोर केस था उसमें उसने सजा दी। अब बात यह है कि ये जो जज को बरतरफ किया गया है ये बुनियादी तौर पे उसके कॉन्डक्ट और कैरेक्टर की वजह से किया गया है, क्योंकि कॉन्डक्ट उसका इंतहाई मशकूक था। आपने देखा कि वो खुद भी उसने माना तस्लीम किया। कभी जज होता है ये कि अपनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए वो मुल्ज़िम के पास उसके घर जाए कि मैं मेरा ये मसला, मेरा वो मसला। असल किस्सा ये हुआ कि जज ने खाए थे पैसे और वादा किया था कि मैं दोनों केसेस में छोड़ूंगा, लेकिन जब केसेस सुने गए तो उसने दोनों में नहीं छोड़ा है, एक में छोड़ा, दूसरा जो कमजोर था उसमें खामियां छोड़ दी। और जब आपने वीडियो देखी बाद में तो उसमें वो खामियां बता रहा है कि भाई मैंने तो ये खामियां छोड़ी। सो नेचुरली जो लोग जो इंटरमीडिएटरीज थे उनके लिए ये मसला बना हुआ था कि पैसा भी खाया गया और रिजल्ट भी 100% नहीं मिला। और आपको याद होगा कि ये जज जो है ये शाहिद खाकान अब्बासी के जरिए इसको पोस्ट कराया गया था, नासिर जंजुए ने करवाया था इसको पोस्ट, और इसी काम के लिए करवाया था। तो वो डिलीवर जो उसने पूरा नहीं किया वो उसके लिए वबाल बन गया, चुनाचे वो इनके हाथ नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने इसकी वीडियो मुल्तान से खरीदी, वहां पे मियां तारिक मौजूद थे जिनसे 5 करोड़ का तय पाया, और पीपल्स पार्टी के एक आदमी दलाल थे, उनके बड़े मशहूर बड़े मोतबर लीडर वो दलाल थे सारे किस्से में। तो ये 5 करोड़ भी बाद में वो चेक बाउंस हो गया और मियां साहब की वीडियो भी गई। तो उससे ब्लैकमेल करके फिर उन्होंने इस पे इत्तफा किया कि भाई अब ये केस तो दोबारा न खुले, लेकिन ये हो जाए कि कम से कम ये आप कह दें कि मैंने प्रेशर में किया था ताकि हम उसको यूज कर सकें, पब्लिक में ला सकें, ताकि उसकी बुनियाद पे केस खत्म हो। और वो वीडियो वगैरह वो सारा इसको ब्लैकमेल करके तो इससे ये करवाई, और मियां साहब के घर और इधर उधर जाके इससे बेचारे से माजरत करवाते रहे कि भाई पैसे खाए हुए हैं तो वजाहत करो कि मेरी ये मजबूरी थी, मेरी वो मजबूरी थी। तो इन चीजों की वजह से जज साहब का किरदार तो लाजमी बात है कि इंतहाई घटिया और बहुत ही कमजोर किस्म का था, जहां उनकी एक मुखरबुल अखलाक किस्म की वीडियो भी मौजूद थी, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कैरेक्टर क्या था उनका। तो पैसे भी खाए हुए थे, ये सारा किस्सा। तो इन हालात में मेरा पॉइंट भी वही है कि क्रेडिट जब जज साहब की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया तो फिर केसेस के फैसले पर भी लगा, इसलिए दोबारा सुने जाने चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि इंसाफ का तकाजा तो ये है कि एक मोहतरम किस्म के इंडिपेंडेंट जज को दोबारा दिया जाए ये केस, और ये सुना जाए मेरिट पे, क्योंकि ये यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं कि क्योंकि ये मैनिपुलेटर हैं, मियां साहब के जो फैमिली है बड़े जबरदस्त मैनिपुलेटर हैं, और बिल्कुल ये फिर ब्लैकमेल कर सकते हैं किसी को। इसलिए बड़ा कोई कैरेक्टर वाला जज जो बिल्कुल सॉलिड आदमी हो उसके हवाले किया जाए तो बिल्कुल जो भी फैसला हो मंजूर होना चाहिए सब। सही। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या समझते हैं साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब के जो केसेस थे उन्हें दोबारा से सुना जाना चाहिए आज के बरतरफी के फैसले के बाद? देखेंगे, एक लीगल मामला है, हम इसके अभी तक मेरे जो दोनों साथियों ने बात की है वो इसके पॉलिटिकल एंगल्स पे बात की है। मैं समझता हूँ ये मामला 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में ही हल होगा, कानून के मुताबिक। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर हर प्रोसीडिंग में राइट ऑफ अपील मौजूद है, और नवाज शरीफ साहब भी अपील में गए हुए हैं। अब ना नैब का ये केस है ना प्रोसिक्यूशन का ये केस है कि ट्रायल में उनकी शहादतें सही रिकॉर्ड नहीं हुई, ना नवाज शरीफ साहब का ये मुकदमा है कि वो कोई बात ट्रायल में कहना चाहते थे और उनको वो बात ट्रायल में कहने नहीं दी गई।
तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रायल की प्रोसीडिंग्स पर किसी को कोई इतराज़ है। इतराज़ तो जज के जुडिशल व्यू पर है कि उसने सारी प्रोसीडिंग्स के बाद जो उसके ऊपर जुडिशल व्यू लिया है, जो फैसला किया है, वो अमानत और दयानत के साथ नहीं है। प्रोसिक्यूशन का भी ये मामला है जैसे जनरल साहब कह रहे थे, और दूसरी तरफ जो आज नून का व्यू आया वो भी कहते हैं जी फैसला अमानत और दयानत से नहीं हुआ। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो हायर कोर्ट्स हैं वो रोज़ क्रिमिनल और एहतसाब के मामलात में अपीलें सुनती हैं, और उन अपीलों में यही कहा जाता है कि नीचे वाले जज साहब ने ठीक फैसला नहीं किया है, नीचे वाले जज साहब अमानतदार नहीं थे, उन्होंने डंडी मारी है हमें। आप देखें कत्ल में लोग बरी होते हैं, एहतसाब में बरी होते हैं। ये हायर कोर्ट का काम है। मेरे ख्याल में अब दोबारा कौम को उस सर्कस में नहीं भेजना चाहिए कि दोबारा से सारा ट्रायल फिर से शुरू कर दिया जाए और फिर एक हम वो सारा व्यू देखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग है, उस अपील में सारा रिकॉर्ड मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के सामने होगा। ये जो जज साहब निकले हैं इनका व्यू भी सामने होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सारा रिकॉर्ड देखकर और इस सारी मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स देखकर अपना जुडिशियल व्यू देना चाहिए उस अपील पर। और मैं समझता हूँ ये जो केसों को रिमांड करने की रिवायत है पाकिस्तान में कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी केस वापस ट्रायल कोर्ट को रिमांड हो जाता है और जो 15 साल का सफ़र होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इसको दोबारा नहीं शुरू किया जाना चाहिए। इस केस को जहाँ ये अपील में अब मौजूद है वहाँ पे अपील में जज साहिबान को इस पे अपना जुडिशियल व्यू देना चाहिए। अगर वो जज साहब ये समझे सारा रिकॉर्ड देखकर कि जो जज साहब एहतसाब कोर्ट के हैं उन्होंने ठीक फैसला नहीं किया, वो अपीलों में उसको रिजेक्ट कर दें। अगर वो समझते हैं ठीक फैसला किया है उसको अपहेल्ड कर दें। या पीसीओ जजेस के फैसले नहीं है कायम रहे हैं, उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिए हुए थे, उनको बाद में निकाला गया, लेकिन उनकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो तो कायम रहती हैं, वो बाद में कोर्ट्स में चलती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रिवायत नहीं डालनी चाहिए कि जी आप जज साहब चले गए हैं तो सारा ट्रायल दोबारा होगा, तो फिर एक तरफ से स्टेट एक्सपेंस और सारा सर्कस नीचे से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। अपील्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील जानी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जानी है। हायर फोरम्स को अपना किरदार निभाना चाहिए लीगल, और अपील में फैसला करना चाहिए कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत था। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये डिक्लेयर कर देता है कि ये फैसले जो है गलत थे तो वो उसके बाद वो बरी करते हैं, और अगर वो समझते हैं सही थे मतलब आप कह रहे हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन लीगली इसको वापस ट्रायल में नहीं जा सकता क्योंकि ट्रायल प्रोसीडिंग्स में कोई एतराज नहीं है। जज के जुडिशियल व्यू पे एतराज है, ट्रायल प्रोसीडिंग पे एतराज नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा ट्रायल गलत हुआ है, वो कह रहे हैं जज साहब ने राय गलत दी है, फैसला गलत किया है, तो उसके लिए हायर फोरम्स मौजूद है। रोज फैसले अपसेट होते हैं, ये भी अपसेट हो जाएगा। ठीक है इब्राहिम, जज साहब की बरतरफी मिस ऑफ कॉन्डक्ट की बुनियाद पर की गई। हम यहाँ पर यह बात भी कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उनके हवाले से जो केसेस थे जिन पर फैसले दिए गए जज साहब की जानिब से, उन्हें दोबारा से सुना जाना चाहिए। देखें, इस मामले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी अकामा की बुनियाद पर, और उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन था कि वो रिव्यू में जाएं, और एक ही रिव्यू का ऑप्शन होता है, और वो रिव्यू जो है वो मियां नवाज शरीफ ने फ़ाइल किया था, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गया था। तो इसका मतलब है कि कम से कम उनकी जो नाअहली है ताहयात, उसका तो इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगरचे उसके ऊपर कुछ कानूनी जो माहिरीन हैं उन्होंने सवालात उठाए थे, और नून लीग ने भी सवालात उठाए थे कि यह अकामा की बुनियाद पर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया गया है, लेकिन फ़िलहाल उस फैसले का यानी उनकी नाअहली का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस रेफरेंस में इस जज साहब ने मियां नवाज शरीफ को बरी किया था उसके ख़िलाफ़ नैब ऑलरेडी गई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिस रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी उस सज़ा के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है। यानी दोनों फरीक नैब और नून लीग जो हैं वो ऑलरेडी दोनों रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं। तो अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुनसर है कि क्या वो जो दो ऑलरेडी वहाँ पे केसेस चल रहे हैं, यानी एक नैब की वो नज़रसानी अपील चल रही है और एक इनकी तरफ से रिव्यू चल रहा है नून लीग की तरफ से, कि क्या उन्हीं केसेस को वो आगे बढ़ाते हुए ये जो नए अब शवाहिद सामने आए हैं और जिस तरह से ये साबित हुआ है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं जज साहब,
तो उसको देखते हुए कोई फैसला करते हैं या वो ये सवाल उठाते हैं कि अब तो ये पूरा मामला ही मशकूक हो गया है, यानी उनको बरी करना भी एक रेफरेंस में और एक रेफरेंस में उनको सज़ा देना, ये पूरा मामला ही मशकूक हो गया है। लिहाजा इस पूरे ये जो केस है, दोनों रेफरेंसेस, इनको दोबारा सुना जाए। इसके साथ साथ अब ये बात भी अहम है कि जज साहब ने ये जिनका मिसकंडक्ट साबित हुआ है, ये सिर्फ इन्होंने मियां नवाज शरीफ के केसेस नहीं सुने, इन्होंने और भी बहुत हाई प्रोफाइल केसेस सुने हैं। तो अगर इनको इस केस में मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये जो दीगर केसेस थे उसमें ये इंसाफ के मुताबिक फैसला कर पाए होंगे या नहीं कर पाए होंगे, और क्या उसमें भी मुबैना किसी एक फरीक की जानिब से या दूसरे फरीक की जानिब से कोई इनके ऊपर दबाव आया होगा या कोई लालच आई होगी। तो इनके जो बाकी फैसले हैं शायद उनको भी अब देखना पड़े। अब मेरी ओपिनियन में तो फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, लेकिन मेरी ओपिनियन में नए शवाहिद आने के बाद ये जो दोनों रेफरेंस हैं इनको कम से कम मियां नवाज शरीफ के जो मुतल्लिक हैं इनको दोबारा नए सिरे से सुना जाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर स्टेट एक्सपेंस वगैरह होगा, लेकिन इंसाफ का तकाजा मुझे यही लगता है कि इनको दोबारा सुना जाना चाहिए। रज़ा रोमी साहब, देखिए काफी कुछ कहा जा चुका है इसके ऊपर। ये बात तो वाज़ेह है कि ये जो जज साहब थे, ये इनका फैसला और इनका तर्ज अमल जो था वो इंसाफ के और कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं था, इसलिए जो उनका फैसला है वो भी गलत है, और स्पेशली नवाज शरीफ के केस में। और वो बिल्कुल वो फैसला जो है, मुझे ये समझ नहीं आती कि जज साबित हो गया कि उसका मिसकॉन्डक्ट था, लेकिन फैसला जो है वो नहीं क्वॉश किया गया। हालांकि वो फैसला जो है वो उसी वक्त उसकी वो जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रहती कानूनी तौर पर। लेकिन अब ये ज़ाहिरी बात है, ये सियासी केस है, कानूनी केस हो तो हम इस तरह की कानूनी बातें करें। देखिए कल शायद जस्टिस एजाज चौधरी जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया, वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया। उसमें भी उन्होंने इसी तरह की मिलीजुली बातें की नवाज शरीफ के जो पूरा पैनामा का ट्रायल था और जो उनकी नाअहली थी। अब ये जज अरशद मलिक का जो मिसकॉन्डक्ट है ये साबित हो गया, और खुद एक आज़ाद हाई कोर्ट ने ये इसको वो इन्वेस्टिगेट किया है, और इसकी रूह से ये साबित हो जाना चाहिए जज साहब के साथ तो जो होगा सो होगा, या हो गया कि ये जो इंसाफ का निज़ाम है हमारा, और ये किस कदर जो है फ्लॉड है और इतना नाकिस है, और इसमें इतने ज्यादा गुंजाइश है इन्फ्लुएंस करने की, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जनरल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ वगैरह की पार्टी या वो पता नहीं कौन से वाले सारे हैं, या दूसरी साइड हो, प्रोसिक्यूशन की साइड हो। बात यह है कि अगर हमारी अदालतें इस तरह काम करती रहेंगी तो अवाम का कोई एतमाद नहीं रहेगा इस निज़ाम पर। पुलिस पर तो पहले ही नहीं है, लोग खतराते हैं पुलिस के पास जाने से, और अगर अदालतों में भी अब ये बारहा साबित हो रहा है कि वो भी इन्फ्लुएंस के तहत काम करती हैं, पैसे या सियासी इन्फ्लुएंस या धौंस धमकी, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए सबसे पहले ये इन जज मलिक साहब को फारिग करने के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा हाई कोर्ट्स जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज करती हैं कि वो किस तरह से ये निज़ाम बेहतर बना सकती हैं। और जहां तक रहा सवाल नवाज शरीफ की नाअहलियत का और उनके खिलाफ जो पूरा एक मीडिया ट्रायल और इस तरह का फ्लॉड कानूनी ट्रायल जो हुए हैं, नवाज शरीफ जो हैं इस पूरी सिचुएशन में आहिस्ता आहिस्ता विंडिकेट हो रहे हैं। और ये हमें पसंद हो वो या ना पसंद हो वो अलग मामला है, लेकिन बात यह है कि तारीख बड़ी जल्दी से और बहुत ही तेजी से लम्हा ब लम्हा उनको ये पूरी जो चीज है ये एक्सपोज हो रही है, और ये ना मुल्क के लिए अच्छी है ना हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मामला किसी हद तक मशकूक हो गया। जी जनरल साहब, देखिए अगर ये फैसला खत्म किया जाता है तो उससे हरगिज ये मतलब नहीं है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह। एक आदमी का कॉन्डक्ट ठीक नहीं है, एक जज है जो कि ईमानदार नहीं है, और बज़ाहिर जो कुछ नजर आया, जो वीडियो देखी उसमें तो वो इन्फ्लुएंस नजर आया नवाज शरीफ साहब का और उनके दो कारिंदों का, नासिर जंजू और नासिर भट्ट का। तो ये ले लेके उसको फिरते रहे, जेर असर तो वो उनके था। तो लिहाजा ये तो नहीं कहा जा सकता कि जब अगर उसका फैसला आज आप कलअदम करते हैं
तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब बरी हो गए, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब ने उससे अपनी तौजीहात निकाली हैं, वो हो नहीं सकता। लिहाजा केस तो उस शक्ल में दोबारा ही सुना जाना चाहिए। लेकिन एक और जो चीज इसमें देखने की है, जो मैं समझता हूँ है, वो ये है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया था और ये उन्होंने ड्यूरिंग जब ये रिमार्क्स वगैरह होते रहे, जब रिव्यू का किस्सा आया था कि जनाब आपने पाना उसको कर दिया है, अकामा पे ऊपर उनको कर दिया है, तो ये भी जिक्र आया था कि इनकी इज्जत बचाने के लिए, वरना जो जालसाजियां इन्होंने की हैं, जो इन्होंने कतरी खत और एफिडेविट जाली बना के दिए हैं, अगर ये करते तो 3 साल 7 कैद देनी पड़ती थी। तो हमने रेफर किया ट्रायल कोर्ट को और अकामा पे कर दी, क्योंकि अकामा भी नैनी केस एक ऐसी चीज थी कि एक आदमी वजीर आजम है, उसका एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कि वो किसी और जगह जाके नौकरी कर रहा है, वो बेशक कहता है कि मैं अपने बेटे की कंपनी का, तो बेटे की कंपनी उधर कारोबार नहीं कर रही, उसके लिए जाके उसने फायदे नहीं लेने थे वहां पे। सो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट ने एक रियायत की कि मुंह काला हो जाता है उस आदमी का जिसको कहा जाए कि तुम जालसाज हो, तुम जाली कागजात बना के देते हो, तुम 2 नंबरी हो, तो वो उन्होंने इज्जत रखी। चलें तफसील तो ये हमें समझना चाहिए। अकामे का नाम लेके तो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये अकामे पे निकाल दिया, हाँ अकामे पे निकाला, लेकिन नेवर फॉरगेट कि जालसाजी भी बहुत सारी। चलें ठीक है जनाब, पॉइंट आपका आ गया, तफसीलन आपने अपनी राय का इजहार किया। मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्विकली अपना कमेंट ऐड कीजिएगा प्लीज। रियाज सोहरवर्दी साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी उन्हीं की तरफ जा रही हूँ। सोहरवर्दी साहब, मैं समझता हूँ कि ये व्यू हमें नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान की कोर्ट्स के बारे में कि उन्होंने रियायत की, उन्होंने उनके साथ ये किया। मैं नहीं समझता पाकिस्तान की कोई अदालत कानून से बाहर कोई फैसला कर सकती है। जो कानून के मुताबिक फैसला था वो किया गया। वो जब फैसला आ जाता है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम उस पर राय देते हैं, लेकिन उसकी जो जुडिशल हैसियत है वो बरकरार रहती है। मैंने तो यही कहा है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उस पर कोई एतराज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसको राइट ऑफ अपील में डिसाइड होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब उस मिसकॉन्डक्ट को भी देख ले और ट्रायल को भी देख ले, नीचे दोबारा भेजने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए और वहीं पर इस चीज़ को अब तय करना चाहिए, बजाय कि फिर नीचे भेज दें, नीचे से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये तो वो सांप सीढ़ी वाला खेल है ना कि 99 पे सांप लड़ेगा, फिर सीढ़ी से आप नीचे आ जाएंगे, फिर वहां से आप ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह जुडिशियल प्रोसेस को मजाक मत बनाएं। अब इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेटल होने दें और उनको इसको भी वापस नहीं भेजना चाहिए, खुद तय करना चाहिए। एनवीसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा था कि मुजम्मिल बहुत बस बात करते हैं और बहुत सी बातों से मुझे बिल्कुल इत्तेफाक होता है। एक शुरू का जुमला जो था इनका कि अदालतें कानून के अंदर रहकर फैसले करती हैं, तारीखी तौर से गलत है और मैं इस पर एहतजाज करता हूँ। जस्टिस मुनीर से अगर शुरू करूँ, मैं तारीख को अगर जस्टिस मुनीर से शुरू करूँ और भुट्टो की फांसी तक पहुँचूँ मैं, और उसके बाद जस्टिस इरशाद हैं, जस्टिस नसीम हसन शाह हैं, जस्टिस मुश्ताक मौलवी हैं, कितने बड़े बड़े जज थे ये, और क्या क्या फैसले दे गए। शर्म आती इनके फैसलों के ऊपर। एनबीसी एतराज और एहतजाज दोनों आपके मंजर आम पर आ गए। मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए, क्योंकि अदालती फैसलों पर हम कमेंट नहीं कर सकते। नहीं देखिए, अदालती फैसलों पर हम कमेंट नहीं कर सकते, हमें उन्हें एहतराम के साथ तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन आप सभी का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और ये भी कि मामला किसी हद तक मशकूक हो गया है साबिक वज़ीर आज़म के केसेस के हवाले से, और निज़ाम इंसाफ पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, जैसे कि बाकी तज्ज़ियाकारों ने भी बात की। इस हवाले से रज़रूमी साहब कह रहे थे कि निज़ाम इंसाफ के मामले पर भी क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इस वक्त जो मेजॉरिटी की राय है वो यही है कि एक बार फिर से केसेस को सुना जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि माइनस इमरान खान का मुतालबा गैर जमहूरी नहीं है। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उसमें कहा कि हम किसी बैरूनी क़ुव्वत से इमरान खान को हटाने का मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि तहरीक इंसाफ से ही कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह किसी और को अपना लीडर चुन लें। अब माइनस इमरान खान का मुतालबा गैर जमहूरी नहीं, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून हकीकतन वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने में संजीदा है? NBC आपसे ही स्टार्ट ले रही हूँ, बताइएगा। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जो ये मामला है उनको हटाने का ये कोई गैर जमहूरी नहीं है। अच्छा, मैं जल्द साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, शायद NBC गालिब मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। जल्द साहब, आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ हो या PMLN की पूरी क़यादत हो, वो
ये इन्हें इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म साहब को हटाने में संजीदा दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, ज़बानी कहना कि जी फलां को हटा दें, -1 कर दें, वो तो गैर आईनी है। इसका तरीकाकार तो वही है कि उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, और अगर वो इस पोजीशन में नहीं है ऑपोजिशन के वो ला सके, तो फिर ये मुतालबा तो कोई मान ही नहीं रखता। क्या क्या तरीकाकार क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया इसलिए एक आदमी को हटा दिया जाए वहां से, ये तो नहीं हो सकता ना। इसका ख्वाजा आसिफ कह दें या 10 आदमी और भी खड़े होकर कह दें, वो आईनी तरीका तो वही है कि आप पार्लियामेंट में जाएं, वहां पे आप नो कॉन्फिडेंस मूव करें, और एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस होगा तो खुद ही उनको रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी, और अगर मेजोरिटी उनकी वो नहीं उसमें साबित कर सकते तो हुकूमत ही चली जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है गैर आईनी, मुतालबे की हद तक तो गैर आईनी है, क्योंकि उसका ये तरीका नहीं है जो आप ज़बानी कह के जिस तरह कर रहे हैं। क्योंकि ये इस तरह कह के कभी नहीं हो सकता कि कल को ये इमरान खान कहना शुरू कर दे, मुस्लिम लीग का कोई बैठा हो यहाँ पे वजीर आजम, तो उसको कहे जी इसको -1 कर दें, तो ये तो नहीं कोई भी तरीका का। जो असली तरीका है वो वही है जो आइन में दिया हुआ है कि आप नो कॉन्फिडेंस लेके आए, और वो ये लाने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा आप इस तरह की बातें सुन रहे हैं -1, जो मेरे ख्याल में गैर आईनी है, इसका कोई हैसियत नहीं। ये पॉइंट तो आ गया कि ये जो मुतालबा है पीएमएलएन का ये गैर आईनी है, लेकिन इस गैर आईनी तरीके के पीछे भी आप समझते हैं कि पीएमएलएन संजीदा है प्राइम मिनिस्टर को हटाने में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। संजीदा हो तो फिर तो ये बड़ी एक्टिविटी आपको नजर आए, पॉलिटिकल एक्टिविटी के जनाब मेल मुलाकात और फिर नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयारी की जा रही हो, वो चीज तो है ही नहीं ना। पॉलिटिकल एक्टिविटी तो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही सिवाय इन मुतालबात के, ज़बानी के। तो उस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि ये संजीदा भी हैं। ये ऑपोजिशन नॉर्मल जो तरीकाकार है कि आप एक नॉन प्रोडक्टिव किस्म की ऑपोजिशन करते हैं, जिससे फायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी मौजूदगी नजर आती रहती है, बस ये वही एक्टिविटी है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। ठीक। एनवीसी ख्वाजा से सब कह रहे हैं कि गैर जमहूरी नहीं है अगर प्राइम मिनिस्टर को हटा भी दिया जाता है, अभी भी वो -1 के फॉर्मूले पर कायम हैं, लेकिन संजीदा भी है इस फॉर्मूले के साथ। वो सवाल बदल दिया आपने। वो संजीदा नहीं है, मेरी अपनी राय है कि वो संजीदा नहीं है, और संजीदा पूरी पोजीशन नहीं है। क्योंकि अभी जो मलबा है इकनॉमी का, मईशत का और हमारे मसाइल का, वो इतना बड़ा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई पार्टी उसको लेने को तैयार नहीं होगी। इतने माइनस हैं, इतना इकनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। हमारे साथ जो सूरत हाल है सेहत के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, माशी शोबे में, वो माइनस है, और आने वाले कई साल माइनस में जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि आम इंतखाबात तक कोई संजीदा होगा। लेकिन सवाल बिल्कुल जमहूरी है, मुतालबा बिल्कुल जमहूरी है, मुतालबा बिल्कुल आइनी है। आइन ने ये मुतालबा मना नहीं किया करने से। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तहरीक इंसाफ अगर चाहे तो ये मुतालबा कर सकती है कि वो शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त को छोड़ें, क्योंकि वो पार्लियामेंट में आते ही नहीं हैं। पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली पड़ी है, हिज़्ब इख्तिलाफ बेसमत है। कोई उसको बिलावल अगर तकरीर कर देता है अकेला खड़ा होकर और ख्वाजा से सपोर्ट कर देते हैं उसको, तो वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है। एक डेकोरम होता है, एक ग्रेस होती है पार्लियामेंट की, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होता है, कायदे ऐवान होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो ये मुतालबा कर सकते हैं, वही मुतालबा करते हैं, दोनों मुतालबे जमहूरी हैं। तो और आइन में इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। आप आइन पूरा पढ़ लें, आइन में इनके कोई जिक्र नहीं है कि मुतालबा नहीं कर सकते या मुतालबा कर सकते हैं। आइन में जिक्र है कि प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुतालबा उनका जमहूरी है, लेकिन मेरा भी पॉइंट मुझे वो दे दीजिए कि संजीदा भी है इस जमहूरी मुतालबे के साथ। वो नहीं, संजीदा नहीं। ठीक है, रज़ा रूमी साहब। देखिए, संजीदा वो नहीं है बिल्कुल, और ये जाहिर बात अगर वो होते तो कोई, जैसे अभी कुछ रोज पहले बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, लेकिन अभी तक कोई उसकी मजीद पेशरफ नहीं हुई। ये वो फीलर्स छोड़ रहे हैं, और जिसे कहते हैं अंग्रेजी में टेस्टिंग द वाटर्स, यानी कि वो ये देख रहे हैं कि क्या पीटीआई के अंदर फजा हमवार है इमरान खान साहब को तब्दील करने के लिए। और उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये कि वो क़ुव्वतें जो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हैं, क्या वो अभी भी खड़ी हैं, क्योंकि वो
बेसिकली तो टेस्ट वहां पर होगा। देखिए हुकूमत की तो अब बीएनपी मेंगल के निकलने के बाद जो है उनकी मेजॉरिटी तो बहुत कम रह गई है, बल्कि यूं समझिए कि चंद एक सीटें ऊपर नीचे हैं। इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना और एक ये स्पीकर को बदलना या प्राइम मिनिस्टर को बदलना अब नामुमकिन नहीं है, बल्कि अब ये मुमकिनात में शामिल हो गया है। मगर क्या ऑपोजिशन की पार्टीज जो हैं वो खुद इन हाउस चेंज के जरिए कोई मुश्तरका उम्मीदवार लाना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे एनबीसी ने कहा कि इस आजकल के हालात में, खुसूसन जो माशी हालात हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं चाहेगी कि वो इस वक्त पाकिस्तान को गवर्न कर रही हो। और उनकी भी यही अप्रोच है कि पीटीआई की हुकूमत जो है इसको जो टफ टाइम मिल रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, मीडिया की तरफ से, अवाम की तरफ से, वो मिलता रहे ताकि अगले इलेक्शन तक उनकी ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी बढ़े। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इन हाउस चेंज की जो बात है और ये मुतबादिल लीडरशिप की बात है, अगर आपको याद हो तो फवाद चौधरी साहब ने अपने जो तहलका खेज इंटरव्यू में भी यही बात कही थी कि और भी उम्मीदवार हैं वजीर आजम के, और वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे की खींचातानी करते रहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है वो उससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी सबको मालूम है कि पीटीआई के अंदर भी कैंप्स हैं और ग्रुप्स हैं। एक तो पुराना इमरान खान का लॉयल जो ग्रुप है, और दूसरे ग्रुप्स वो हैं जो बाद में शामिल हुए और ज़बरदस्ती से जब उनको भेजा गया इलेक्शन से पहले कि वो ये चूंकि पीटीआई को पावर देनी है इसलिए आप ज्वाइन कर लें। तो ये इन ग्रुप्स का फायदा जो है वो तो ये है कि इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार है। इसका नुकसान ये है कि ये फसली बटेरे जब इनको इशारा आएगा कहीं से तो ये उड़ के दूसरी मंडेर के उस साइड पर चली जाएंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये ख्वाजा आसिफ का टैक्टिक तो प्रेशर डालने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को इस वक्त जो है सियासी तौर पर और अपनी जो है लीडरशिप का मुजाहरा करना होगा अपनी पार्टी और गवर्नमेंट को साथ रखने के लिए। इब्राहिम राजा साहब, देखें वज़ीर आज़म इमरान खान हो या मियां नवाज शरीफ, अगर तो उनको धरनों के ज़रिए हटाने की कोशिश की जाए, पीटीवी पर हमला करके हटाने की कोशिश की जाए, या जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक धरना उन्होंने किया था और वो रेड जोन में जाने का इरादा रखते थे, तो अगर इस तरीके से किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाने की कोशिश की जाए तो वो एक गैर आइनी अमल है। अब अगर अपोजिशन के पास ये अक्सरियत हो पार्लियामेंट में कि वो अदम एतमाद की तहरीक ले आए, तो वो चाहे तो अगर वो कामयाब हो जाए तो अपना को मुश्तरका उम्मीदवार ले आए, या अगर वो चाहती है कि सिर्फ इमरान खान साहब अलग हो जाएं, यानी वो प्राइम मिनिस्टरशिप से, प्रीमियरशिप से अलग हो जाएं और तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा आ जाए, तो उसमें तो कोई गैर आइनी बात नहीं है अगर ये सब कुछ थ्रू पार्लियामेंट हो। लेकिन क्या ये सब कुछ थ्रू पार्लियामेंट हो सकता है? तो उसका जवाब है कि फ़िलहाल ये नहीं हो सकता, और उसकी वजह हमें पता है कि बड़ी मामूली सी अददी अक्सरियत है इमरान खान साहब की, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का सियासी तजर्बा और बेपनाह माली वसाइल, उसके बावजूद वो इस अददी मामूली अददी अक्सरियत को ख़त्म करने में कामयाब जो है वो नहीं हो सके। तो जाहिर है कि इसकी कोई ना कोई वजह तो है, और वो वजह हम सब जो यहाँ लोग बैठे हैं वो जानते हैं। इसी तरह पंजाब में नून लीग अक्सरियती पार्टी थी, लेकिन उसी एक ख़ास वजह की वजह से मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकी, और वही वजह थी कि चेयरमैन सेनेट को जब अपोजिशन ने हटाने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी अपोजिशन की, लेकिन आपने देखा कि कैसा जंतर मंतर हुआ और वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अक्सरियत में होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा सके। तो इस पूरे तनाजुर में देखा जाए तो इमरान खान साहब अगर माइनस इस वक्त हो सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हो सकते हैं। 6-7 महीने शायद प्रॉबली अगर वो परफॉर्मेंस दिखा गए तो वो माइनस नहीं होंगे, वरना ये जो जितने इससे पहले हमने इस हुकूमत के बनते हुए जंतर मंतर देखे, सेनेट में जंतर मंतर देखे, और उसके बाद इस मामूली सी अददी अक्सरियत को कायम रखने के लिए जंतर मंतर देखे, वो सारे जंतर मंतर फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बेशक इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं मुल्क को, इकॉनमी के हवाले से भी, कोविड के हवाले से भी, लेकिन फिर भी अगर इस अपोजिशन का बस चलता होता तो ये कम से कम इमरान खान साहब को माइनस ज़रूर करते। लेकिन असल बात यह है कि ये माइनस
करने की पोजीशन में नहीं। बात नहीं पर आगे कि संजीदा नहीं है करने में ऐसे। वो तो खुद तो संजीदा हैं, लेकिन उनको कोई संजीदा एफर्ट जो है उनको पता है कि उनकी वो कामयाब नहीं हो सकती, इस वक्त फिलहाल कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, संजीदा है लेकिन हाँ, लेकिन उसमें एक पहलू ये भी है कि ये जरा हल्ला शेरी भी दे रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो पोटेंशियल प्रीमियरशिप के दीगर उम्मीदवार हैं, थोड़ा सा उनकी भी एक वो पल्स चेक कर रहे हैं कि शायद जो है वो भी चले, उनकी एक लॉबिंग जो है वो थोड़ी तेज हो कि अच्छा अपोजिशन भी कह रही है कि माइनस इमरान खान, तो वो भी कोई अपनी लॉबिंग तेज करें। और फिर आपका आंसर मैं ईएसटी ऑप्शन के साथ ले रही हूं कि वो संजीदा हैं इसमें। मुजम्मिल साहब देखिए, माइनस की बात तो इमरान खान ने खुद शुरू की है, अपोजिशन ने तो नहीं शुरू की। इमरान खान ने खुद बयान दिया है कि -1 की बात हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि उस पर बेचारी अपोजिशन पर मलबा डालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बात तो वज़ीर आज़म ने खुद शुरू कर दी है। और फिर माजी में देखें हमारे यहाँ वज़ीर आज़म कैसे माइनस होते हैं। क्या हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख में, अभी NBC कह रहे थे कि सियासी तारीख को देखना पड़ेगा, जुडिशल तारीख को भी, तो सियासी तारीख में भी ये देखें कि वज़ीर आज़म कैसे माइनस होते रहे हैं। पार्लियामेंट से माइनस हुए हैं वज़ीर आज़म। मेरे साथ पिछले 4 वज़ीर आज़म आप गिन लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके, नवाज शरीफ से लेके, यूसुफ रज़ा गिलानी से लेके, ये सब पार्लियामेंट से माइनस हुए हैं? नहीं, ये पार्लियामेंट से माइनस नहीं हुए हैं। इसी तरह अगर इमरान खान ने भी माइनस होना है तो वो पार्लियामेंट से माइनस नहीं होंगे। जैसे पहले माइनस हुए हैं वैसे ही ये भी माइनस होंगे अगर होना है, क्योंकि उसका रूट और प्रोसेस और जो रास्ता है कानून के मुताबिक वो वही है। ये पार्लियामेंट का रास्ता ना कभी अपनाया गया है ना अपनाया जा सकता है। ये तो शहीद बना देता है माइनस करने से पहले ही इंसान को, और उसका वापसी उससे ज़्यादा तेज़ होती है, उससे ज़्यादा ताकत से होती है अगर उसको पार्लियामेंट से माइनस किया जाए। तो उसकी तो कोई, मेरा मतलब है, डर और खौफ से उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं कर सकता। लिहाजा ना इमरान खान को पार्लियामेंट से माइनस किया जा सकता है, ना ऐसी कोई प्लानिंग है। माइनस का रास्ता मौजूद है, पाकिस्तान में मुतअद्दिद दफ़ा कामयाबी से इस्तेमाल किया गया है, दोबारा भी किया जा सकता है, उसकी तैयारी हो रही है, उसकी तरफ सबकी आंखें हैं, सब उसको देख रहे हैं। उसमें बहुत से केसेस इलेक्शन कमीशन में भी मौजूद हैं जिनका कभी फैसला नहीं हुआ, कुछ नैब के पास भी मौजूद हैं, किसी भी वक्त वो आंधी चल सकती है। लिहाजा इमरान खान ने भी किसी खदशे को सामने रखते हुए कहा कि माइनस की बात हो रही है, और बड़ी संजीदगी से उन्होंने बात की। मैं नहीं समझता वो इमरान खान का स्लिप ऑफ टंग था, और ना मैं समझता हूँ ऑपोजिशन स्लिप ऑफ टंग कर रही है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि -1 का रास्ता मौजूद और आगे का मंजरनामा अगर बताया जा रहा है तो हमें समझना चाहिए। नजर भी आती रही है, लेकिन अभी ऑपोजिशन फिलहाल ऐसा करने में संजीदा नहीं है। नाज़िम, मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो शामिल करते हैं असद उमर साहब का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि में कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बाकी दीगर सूबों और शहरों की निस्बत। तो क्या वाकई बेहतरीन तरीके से इस मामले में परफॉर्म नहीं करेगा? ये इस पर हम बहस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से सभी को आगाह किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के तहत हमने कोरोना वायरस को खासी हद तक कंट्रोल तो किया है, लेकिन सिंध के हवाले से जो नंबर सामने आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। क्या कह रहे थे, जरा आप भी सुनिए। ये बेहतरी आपको इसलिए नज़र आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है, बढ़ाया है। लेकिन सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहां पर हमें इतनी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, और वो सिंध है, खुसूसी तौर पे कराची है। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि सिंध के सिवा पाकिस्तान में वायरस की रोकथाम की सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन सिंध से जो नंबर सामने आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। NBC, सिंध हुकूमत बातें ज्यादा और काम कम कर रही है क्या? क्योंकि आज भी हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन एक तरीके से कराची में तो खासा खत्म हो चुका। कल मैं जफर मिर्जा साहब का आदिल से इंटरव्यू देख रहा था, और आज जफर मिर्जा साहब की जो क्लास हुई है इसी मीटिंग में वो भी रिपोर्ट हो चुकी है कि टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं, और टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं वाकई पुरस्कार बात है। सिंध ने तो आज 10,000 का 24 आवर्स में 10,400 का टारगेट अपना अचीव कर लिया है। सिंध 13,000 तक गया था, वापस आया। सबके यहाँ कमी वाकई हुई, जो मैंने बताया भी था आपको उसकी वजह क्या थी। और लेकिन जो दूसरे सूबे हैं और जो सबसे बड़ा सूबा है हमारा, वहाँ तादाद बहुत कम है टेस्टिंग की। तो ज़ाहिर है जहाँ टेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ मरीज़ भी ज़्यादा होंगे, वहाँ इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा होगा। लेकिन
मुझे नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा या वजीर सेहत ने क्या कहा। शायद ये कहा हो कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है, शायद ये कहा हो कि हमारे यहाँ टेस्टिंग रेट सबसे ज़्यादा है, शायद ये कहा हो कि हमारे यहाँ अस्पतालों का इंतज़ाम बहुत बेहतर है, मेरा ख्याल है। तो लेकिन ये कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो है हमारे मुशीर एनबीसी शायद आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ इसी पॉइंट के साथ। इब्राहिम, आपके एनालिसिस इस पर। देखें, अभी तो ये कहना कबल वक्त होगा कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं और कोई ट्रेंड जो है वो नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब 32,000-33,000 टेस्ट हो रहे थे तो उस वक्त कुछ 6,000 के करीब जो हैं वो रोज़ाना केसेस सामने आ रहे थे, और अब हमारे टेस्ट जो हैं वो 21-22,000 पे गिर गए हैं, यानी 10,000 तक कम हुए हैं। तो हमारे केसेस भी जो हैं वो 4,000 तक चले गए हैं, यानी तकरीबन 2,000 रोज़ाना केस हमारा अब कम नज़र आ रहा है। दूसरा, कम टेस्ट होने की एक वजह जो NCOC की तरफ से बताई गई है कि लोग जो हैं वो कम तादाद में सामने आ रहे हैं और ज़्यादा लोग जो हैं वो सेल्फ़ आइसोलेशन में जा रहे हैं। लेकिन अगर लोग सेल्फ़ आइसोलेशन में जा रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद कम हो गई है। ये जो 4,000 का फिगर है, इसके अलावा वो फिगर भी है जो लोग सेल्फ आइसोलेशन में गए हैं। तीसरी बात यह है कि कम से कम हुकूमत ने अब स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए ये तो मान लिया कि SOPs के ऊपर जो अब ज़बरदस्ती अमल कराया जा रहा है और जो लोग अमल नहीं कर रहे उन्हें जुर्माने भी किए जा रहे हैं, कि ये कभी भी कुछ शख्सी आज़ादियों का मसला नहीं था। जैसे पहले हुकूमत ने इसको शख्सी आज़ादियों का मसला बनाया हुआ था कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो मास्क पहने या ना पहने या SOPs के ऊपर अमल दरामद करे ना करे। चौथी बात यह है कि NCOC जो है वो कोई पंजाब का, वफाक का या KP या सिर्फ बलूचिस्तान का इदारा नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए काम करता है और सारे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं इसकी मीटिंग्स में शरीक होते हैं और चीफ सेक्रेटरीज तो लाजमी शरीक होते हैं जिस दिन चीफ मिनिस्टर ना भी शरीक हो सकें। तो जाहिर है कि NCOC जो तजावीज़ देता है स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से या कोरोना का फैलाव रोकने के हवाले से, तो वो सिंध हुकूमत को भी देता होगा। तो अब सिंध में अगर उसके बावजूद केसेस जो हैं बकौल असद उमर साहब के वो कम नहीं हो रहे, तो इस पे बेहतर यह है कि सिंध हुकूमत जो है ये सामने आए और जवाब दे। और थोड़ा सा असद उमर साहब को भी मेरा ख्याल है कि ख्याल रखना चाहिए था कि उनके इस स्टेटमेंट से कुछ सियासी पहलू ना निकले कि वो कोई इसमें रकाबत दिखा रहे हैं कि सिंध वालों ने कम परफॉर्म किया है और बाकी सूबों ने इंसाफ की हुकूमत उन्होंने ज्यादा परफॉर्म किया। लेकिन जो असद उमर कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बस बता दें कि मतलब बातें ज्यादा कर रही है सिंध गवर्नमेंट, काम कम कर रही है। ये अभी इसका फैसला नहीं हो सकता कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अभी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता वो ठीक है। रज़ा उम्मी साहब, विदिन 90 सेकंड्स प्लीज। देखिए, ये क्या सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या असद उमर साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के वफाकी वजीर नहीं हैं? क्या PTI पाकिस्तान की को रूल नहीं कर रही? क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं? तो अगर ऐसी बातें अगर ये बात है तो फिर उनको ये इस तरह के बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। पिछले कई महीनों से ये जो तनाव चल रहा है ये इसका सबसे ज्यादा नुकसान अवाम को होगा, और ये सारे लोग जो हैं, चाहे वो PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, इनको अवाम ने इसलिए मुंतखब करके भेजा है या इक़्तिदार सौंपा है कि ये लोगों के मसाइल हल करे, ना कि ये अपनी जाती जो या सियासी जो दुश्मनियां हैं उनको बार बार प्ले आउट करे। होना तो ये चाहिए था कि वफाक को बहैसियत एक बड़े भाई के सिंध की तमाम के साथ मिलके चलना चाहिए था और उनकी बातें सुननी भी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कांस्टेंट एक कंपटीशन रहा और अब ये आदम हो गया। वो कह रहे हैं कि जी बाकी सूबों में तो कंट्रोल हो गया, सिंध में नहीं हो रहा। आदादो शुमार बिल्कुल इसकी तस्दीक नहीं करते और ये बहरहाल कहना भी कबल अज़ वक्त है कि कौन सा सूबा ठीक है, क्योंकि अभी हम वबा की लपेट में हैं। वबा अभी ख़त्म नहीं हुई, उसकी पीक जो है वो अभी आनी है बकौल माहिरीन इस महीने के आखिर अगस्त में। तो इस तरह की बातें करना, दावे करना इंतहाई नामुनासिब है और मेरे ख्याल से उनको नजर सानी करनी चाहिए अपने संदास पे। वो काम करें, सियासी हमले कम करें। NBC, आपने एनालिसिस अपने दे देते, मुझे मुख्तसर से अपना बस कमेंट दे दें कि आपको लगता है कि सिंध हुकूमत बातें ज्यादा कर रही है वजह से कि वो काम करे? नहीं, मेरा ख्याल है PTI की जो यहाँ पोजीशन है उसने लोगों को उकसाया है वायलेशन करने पर SOPs के।
अब कल ही दुकानदारों ने कहा है कि दुकानें खोलो, वरना हम दुकानें खोल देंगे, जबरदस्ती खोल देंगे, बदमाशी कर रहे हैं शहर के अंदर। तो ये पीटीआई वाले उकसा रहे हैं लोगों को बार बार कि आप वायलेशन करें, एसओपीज की खिलाफ वर्जी करें, और उसके पीछे कोई मासूम सा मकसद है, कोई बड़ा मकसद भी नहीं है। सिंध हुकूमत के बारे में मीडिया ही कहता रहा है कि बड़ा अच्छा काम करती रही, ठीक है, काम करती रही। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका आ गया। जब तक वफाक और सिंध मिलकर काम नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। मुज़म्मिल साहब क्विकली प्लीज विद इन 90 सेकंड्स। नहीं, मैं समझता हूँ फिगर्स तो असद उमर की बात की नफी कर रहे हैं। देखें, सिंध ने 2 जुलाई को भी पंजाब से, केपी से बलूचिस्तान की निस्बत प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा टेस्ट किए हैं। बलूचिस्तान ने 400 कुछ टेस्ट किए हैं। केपी के टेस्ट इस्लामाबाद के टेस्ट से भी कम है। आप मेरी बात समझे ना, ये कैसे मान लिया जाए कि इस्लामाबाद में तो 2300 टेस्ट हुए हैं और बलूचिस्तान में 439 टेस्ट हुए हैं? क्या बलूचिस्तान की आबादी इस्लामाबाद से भी कम है? क्या केपी की आबादी इस्लामाबाद शहर से भी कम है? मेरा मतलब है आप लोगों को टेस्ट ना करके उनकी डेथ नेचुरल डिक्लेयर करते रहें और कोरोना ना डिक्लेयर करके अगर आप बहुत अच्छी पिक्चर दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, सिंध इसमें आपके साथ इस गेम में पॉइंट आ गया। आप 3 सूबों में ये खेल खेल लें, आप 3 सूबों में ये खेल खेल लें, सिंध नहीं है इस गेम में आपके साथ, और आपको यही गुस्सा है। जनरल साहब वेरी क्विकली प्लीज, सेगमेंट मैंने मुझे फिर क्लोजिंग तरफ जाना है। कि मेरा ख्याल है कि असद उमर ने भी सियासत ही की है, वरना ये बयान मुनासिब नहीं था सिंगल आउट करना किसी को। पहले हम देखते रहे कि सिंध की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। अगर किसी वक्त पे आके कुछ उसमें कमी पेशी है तो आप उनसे चेक करें, बात करें और उनकी हेल्प करें अगर कोई ऐसी चीज है, क्योंकि ये तो एक नेशनल कैलेमिटी है, एक नेशनल कौमी मसला है इस वक्त वबा फैली हुई, और इस पे इस तरह के बयान जो है वो बिला वजह आपस की एक टेंशन बढ़ाते हैं, सूबों में खींचातानी होती है। मेरा ख्याल गैर मुनासिब बयान था, सियासत की गई है, जबकि सिंध की गवर्नमेंट काम कर रही है और कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई काम में उनमें कमी है कोई ऐसी। ठीक है, सिंध हुकूमत भी अपने तय भरपूर कोशिश कर रही है इस वायरस के तदारुक के लिए, लेकिन असद उमर साहब का जो आज का बयान है आप समझते हैं कि वो गैर सियासी था। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे और मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।